2012 से 2014 के बीच में संजीव चतुर्वेदी, तो वो अपने कार्यकाल में करीब करीब 7,000 करोड़ का दवा घोटाला पकड़े। ओके, फिर और उनको हटाया गया। ठीक है। तो सर हम सिर्फ ये जानकारी देना चाह रहे थे कि जब दिल्ली जैसे संस्थान जो एम्स है, वहां पर अच्छा करने वाले आदमी को हटा दिया जाता है। 7,000 करोड़ का दवा घोटाला पकड़े, उसमें एक्चुअली जो बीजेपी की सरकार के उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, उन पर भी एफआईआर हुआ। तो उस समय की जो मौजूदा सरकार थी, इनको बचाने के लिए और वहां से उनको हटा दिया गया। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि व्यवस्था तो पूरा खराब है सर, करप्ट है, तो कैसे हम लोग मतलब कम से कम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें और आगे आकर के हम लोग लोगों को कम से कम सुविधा मुहैया कैसे हो, ताकि हम लोग किस तरह से उसमें कर सकते हैं सर। ये एग्जाम्पल दिए कि एम्स में इतना बड़ा 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और आज देखिए वहां पर कितने लोग करप्ट होंगे, लेकिन किसी पे कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सर अपने स्थानीय लेवल पे हम लोग क्या करें इस तरह का, जो मतलब मेडिकल सुविधा को अच्छा बनाया जा सके, कुछ शायद पहल हो सके उसमें। देखिए, इसमें तो ऑलरेडी काफ़ी जानकारी हम लोग शेयर कर रहे थे कि आसपास आप अपने देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी इसमें काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों को लेकर के ढेर सारी आरटीआई लगाई थी। तो आप अपने आसपास स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं, किस हिसाब से हैं, और क्या वो बजट में जो दिया हुआ है या फिर जो घोषणाएं की गई हैं जमीनी स्तर पे कितनी हैं, यहाँ पर लोकल एक ग्रुप बना करके उसका इंस्पेक्शन करें और हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कहीं वो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो थोड़ी सी तय होगी उनकी, और उससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी सिस्टम में। जो मेडिकल कॉलेजेस है, जिसका मैंने पहले ही बताया है कि सेक्शन 4 के तहत कंप्लायंस करवाना डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर उनको मान्यता कैसे मिली हुई है, क्या वो मान्यता की शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम बिंदु जो मैंने पहले भी बताया, उस पर ही अगर आप लोग काम करें तो उसमें सिस्टम में भी जो लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली वहाँ पर जब कोई आरटीआई लगाता नहीं है तो वहाँ पर वो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, लोगों की रुचि भी नहीं है, और फिर अपने हिसाब से काम होता है और अव्यवस्था फैलती है। तो कसावट तभी आएगी जब लोग सवाल करेंगे। जी सर, थैंक यू। इनका एक कहना बहुत अच्छा था कि जिस ऑफिसर ने 7,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा उसे, तो ये तो सर अक्सर होता है कि जो अच्छा ऑफिसर काम करने वाला है, उसे जो करप्ट सरकारें हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो काम नहीं करने देना चाहती हैं। तो ये तो एक चैलेंज है, इसी में तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है। अब ये बताइए आप जीवन कुमार जी, कि जब उस ऑफिसर को 50 लोगों ने हस्ताक्षर करके हटवा दिया, ठीक है? तो आप जैसा और अन्य जो ऐसे लोग या हमारे आप जैसे लोग जो उस भ्रष्टाचार को पर कार्यवाही चाह रहे थे कि हाँ, उस ऑफिसर ने अच्छा किया, तो इतने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया या कोई ऐसा मूवमेंट चलाया कि इस ऑफिसर को गलत हटाया गया, इसको वापस लाओ और उनके ऊपर कार्यवाही करो? ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की और मूवमेंट की जरूरत है। ये तो हो रहा है आज, मतलब खैर बहुत सारी बातें हैं और आपको पता है ये होता है, हो रहा है और हम सबके साथ होता है। तो ये तो हमें मिल करके काम करना पड़ेगा और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसमें बढ़ाना पड़ेगा। भ्रष्ट जो है वो हर हथकंडा अपनाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, विधायक, सांसद, यदि मंत्री, कोई नड्डा वगैरह की आपने बात करी, अब एफआईआर दर्ज करवाया था तो सीधी सी बात है, इतने बड़े आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया था तो गलत किया होगा तब दर्ज करवाया था। लेकिन अब उतने बड़े आदमी के ऊपर करवाया तो उसने अभी पूरी पावर सरकार की यूज कर ली, तो अब सरकार से टकराने का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, यही होता है। अब इसमें लोगों की आवश्यकता है कि लोग सामने आए और इसका सीधा सा विरोध करें, उस सही आदमी के साथ खड़े हों। गौरव जी बोलिए। हाँ शिवान जी, मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन की बातें करते हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि जुडिशरी में भी करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और प्रश्न पूछने की सिस्टम ही नहीं है। अगर कोई पूछे भी तो उसमें कंटेम्प्ट लग जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट के हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये कहा गया है, जजमेंट में लिखा हुआ है कि लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ऑर्डर में वहाँ पर देयर इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सो देयर हैज टू बी ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशरी आल्सो। हमें मालूम है बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर करप्शन के सामने आए लेकिन अल्टीमेटली उनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा चीज, एक काफी पहले एक प्रश्न पूछा गया था वैक्सीनेशन के संबंध में कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है या उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि हर जिले में एक कमेटी होती है, उसको बोलते हैं AEFI कमेटी। AEFI की फुल फॉर्म होती है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये AEFI कमेटी होती है जो कि अगर कोई भी विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव होता है वैक्सीनेशन के बाद, तो इस कमेटी के सदस्य वहां जाते हैं, उस बच्चे के घर वाले से या उस व्यक्ति के घर वालों से मुलाकात करते हैं और उनको तय समय सीमा के अंतर्गत एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और 3 महीने के अंदर अंदर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि RTI के माध्यम से उसको ले सकते हैं और उससे शायद सूचना मिल सकती है। धन्यवाद सर। वो AEFI का पूरा फुल फॉर्म एक बार बताएंगे सर? क्राइसिस कमेटी बोलते हैं इसको मध्य प्रदेश में, क्राइसिस कमेटी। मध्य प्रदेश में क्राइसिस कमेटी नामों पर ये नेशनल लेवल से है एंड अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करें तो मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो AEFI कमेटी हर जिले में बनाई गई है और इसी नाम से बनाई गई है। दिस इज अ नेशनल डायरेक्शन। आप सर्च करेंगे तो MOHFW की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश में क्राइसिस कमेटी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी आप हमें लगता है कि जी राहुल सर। हाँ कौन? हाँ विशाल जी, हाँ पूछिए क्या है। हाँ सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। 27 ये राज्य साइबर सेल का एक सर्कुलर है SSP रेडियो भोपाल का। इसमें 27 अक्टूबर 2020 का है ये। इसमें 30 दिन की फुटेज कंफर्म की गई है कि लग चुकी है 30 दिन की। ये SSP रेडियो तो हाँ अक्टूबर का 27। तो अगर वो 30 दिन का आप बोल रहे हैं कर दिया है, इसमें राहुल थानों की सूची भी नीचे संलग्न है इसमें, तो वो मंगाई है मैंने अभी, तो वो आएगी। मतलब 30 अक्टूबर का 27 अक्टूबर का सर्कुलर है। हाँ नहीं, ये पर्टिकुलर एक थाने के लिए है, कुछ थानों के लिए है या पूरे स्टेट का है? नहीं पूरे स्टेट का है सर, पूरे स्टेट का है ना। तो थाने की सूची से क्या करना? पूरे स्टेट का 800-900 थाने का है। हाँ तो थाने की सूची उसमें आ जाएगा किसका कितने दिन का फुटेज संरक्षण है। इसका यही तो मैं कह रहा हूँ, संरक्षण कंफर्म हो जाएगा। 1320 अगर आप बात कर रहे हो, आप अगर 30 दिन का है तो 30 दिन का रहेगा सबके लिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ थानों में 10 दिन का होगा, कुछ थानों में 5 दिन का होगा, किस थानों में 6 दिन का होगा, किसी में 30 दिन होगा, किसी में 15 दिन होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं, इसमें 2 पार्ट दिए, विभिन्न चरण दिए। पहले चरण में 15 दिन का, फिर उसके बाद में 30 दिन का हो चुका है, ऐसा लिखा हुआ है। पहले चरण में 15 दिन का। मैं आपको वो बता रहा हूँ, मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के सभी थानों में 15 दिन का फुटेज लागू था सब जगह। ओके मार्च 2020 में। उसके बाद अक्टूबर का सर्कुलर की जो बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से किया होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको सिस्टम, आप नया सिस्टम बना रहे हो, आप उसमें जो डिस्क ड्राइव है उसकी कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो, तो उसको एकदम से आप कर सकते हो। तो उन्होंने फेज वाइज मैनर में किया होगा कि कुछ थानों में ये 100 थाने ऐसे करेंगे, उसके बाद 500 थाने ये बनेंगे, फिर इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया होगा जी। वैसा होगा। लेकिन अभी तक तो हो गया होगा, 30 दिन हो गया होगा अब तो।
हाँ, ये लिस्ट से मालूम पड़ा क्योंकि इसमें उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है, इसमें मतलब बोले लग चुके हैं, इन्होंने रिटर्न में दिया है ये चीज कि लग चुके हैं, 30 दिन का चरण भी पूरा हो चुका है। ठीक है, आपका वैसे भी इन केस लाइक आई मीन आपका आपने 17 डेज बाद लगाया था ना, जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे ये तो फिर जानबूझ करके उसको डिलीट करने वाली बात आ गई ना। तो कंप्लेंट तो आप यही करिए कि जानबूझ करके इन्होंने सूचना को डिलीट किया है, जी आप ये करिए, जानबूझ करके आरोप लगाइए हाँ किया गया है। और आप अपना फर्स्ट जी। अपील ये रखिए और सेकंड अपील में भी प्ली करिए, यही रखिए कि इन्होंने जानबूझ करके इन्होंने किया है। फर्स्ट अपील कर दी थी सर, उसका भी सेम आया। अब सीआईसी में डालने का वो ड्राफ्टिंग में कर रहा था, अभी बोर्ड लगाना है सीआईसी में। में नहीं करेंगे आप, ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन हाँ कमीशन। सर, हाँ स्टेट में करेंगे जी सर, भोपाल में। हाँ, तो वो सीआईसी जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। ओके सर, स्टेट में करेंगे। एसआईसी। एसआईसी, ओके सर। जी जय सर, थैंक यू शिवानंद सर। जी, जय श्री राम। हमारे राजगढ़ जिले सोठालिया में नई ऐसी कोई गाइडलाइन आई क्या जिसके जिले में या प्रदेश में कि बगैर एसडीएम के किसी को जो मरीज है उसको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई जाएगी? ऐसा ही मामला हमारे स्वास्थ्य केंद्र सोठालिया में आया है। एक गुप्ता परिवार की फैमिली थी, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऐसा सीएम फोन लगाया तो उसने उठाया नहीं एसडीएम ने, तो फिर जो जी जी गलत है ये। होता ये कि व्यवस्था एसडीएम ने अगर अपने हाथ में ली होगी तो उसका कोई सर्कुलर निकला होगा। हाँ नहीं होता है, उसका बकायदा सर्कुलर निकालते हैं। जैसे कलेक्टर एक सर्कुलर निकालेंगे, कहेंगे कि ठीक है हमारे पास पूरी लिस्ट भेजी जाएगी और अधिकारी वहां से रिलीज करेंगे कि किसको ऑक्सीजन पहले देनी है। जी तो वैसी व्यवस्था उन्होंने किया है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि इनको ऑक्सीजन दी जाए, इनको इंजेक्शन दिया जाए। वो अभी भी व्यवस्था यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, हालांकि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उस तरह से वो वेवलेंथ ही नहीं है उनके पास कि वो उसको मीट कर पाए उस रिक्वायरमेंट को। बिल्कुल सही। वो सीएमओ से जो थे उन्होंने कहा कि इसको आवश्यकता थे, लेकिन बगैर एसडीएम के कहने पर अगर वो कहेंगे तो हम ऑक्सीजन देंगे। जब फोन नहीं उठाया, 3-4 बार लगाया तो रिसीव नहीं हो पाया, सुबह उसकी डेथ हो गई। और थाने में सीएमओ के खिलाफ भी गैर इधर हत्या का भी प्रकरण के लिए आवेदन दिया, क्योंकि वो तो परिवार चला गया, वो माताजी थी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ ही नहीं ऐसा तो। नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा आपको सर्कुलर। जी 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 कुछ है सर्कुलर की एसडीएम देख रहा है ऑक्सीजन का काम। हाँ पार्टी आई लगा दीजिए, हाँ बिल्कुल। जी 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 शिकायत भी करिए, उनके डिपार्टमेंट में भी शिकायत करिए जी कि इन्होंने ये कहा था, और हालांकि राइटिंग में नहीं दिया हुआ उन्होंने कि एसडीएम से परमिशन लेकर आइए। हाँ मौखिक तौर से बोला होगा। जी जी ठीक है। तो सर हमें लगता है कि काफी समय हो गया है सब। हाँ हाँ सर, कुछ अंतिम मतलब संदेश सबको यदि कुछ और इस विषय में देना चाह रहे हैं तो। अच्छा, कौशिक राजकुमार कौशिक जी, चलिए पूछें। सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार है। बेसिकली मेश्राम जी जो कह रहे थे ना, राहुल सर जी ने बिल्कुल सही कहा था कि बेसिकली क्या है, आयोग इसको बहुत गंभीरता से लेता है। क्योंकि मैंने ये एक केस कराया लखनऊ में, उनका भी 18 महीने से वो पेंशन के लिए भटक रहे थे, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था उनका। प्रथम आपका जन सूचना अधिकारी ने उसे नकार दिया, प्रथम अपील अधिकारी ने नकार दिया। जब द्वितीय अपील हमने लखनऊ में की थी तो उसका तत्काल प्रभाव से निराकरण किया गया था। और ये सत्य है, राहुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसे आयोग बहुत गंभीरता से लेता है। मतलब अक्सर ये आपके जो पेंशन के मामले होते हैं, तो मेश्राम जी से मेरा यही आग्रह है, क्योंकि बेसिकली वो भटक रहे हैं अभी, वो प्रॉपर अपने उस पर नहीं जा रहे, ट्रैक पे नहीं है वो अपने पे। अदरवाइज उनको ये परेशानी होनी नहीं चाहिए कतई भी। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है खुद का, क्योंकि मैंने उस बंदे को दिलवाया था, उनको 10 साल नहीं लगी थी, 10 साल लगवाई थी, उसका पैसा भी हमने बाद में दिलवाया था। ये क्या है, ट्रैक से भटक गए हैं मेश्राम जी, आप उस चीज के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको उस चीज के लिए।
मेरी बात सुनी मेश्राम जी आपने? हाँ हाँ है ना सर। ये आप ट्रैक से भटक गए हैं। अदरवाइज आयोग इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता है। हमने खुद दिलवाया है इसमें। ये सब मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, आयोग की इस बात से ये इसमें उन्होंने, मेरे को ध्यान है यादव जी थे लखनऊ में सूचना आयुक्त, तो उन्होंने कहा था माँ भरी उसमें, उन्होंने कहा क्या आपने अपनी जेब से पैसा दे रहे हो क्या? ये मतलब उनके ये वर्डिंग इतने टफ, मतलब उन्होंने लैंग्वेज यूज की थी वहां पर रिगार्डिंग आपकी पेंशन के लिए। तो मेश्राम जी आप कहीं ना कहीं चलिए ठीक है। राजकुमार कौशिक जी, आप अपना नंबर शेयर कर लीजिएगा। मेश्राम जी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप एक दूसरे से संपर्क कर लीजिएगा और ऐसे मदद कर दीजिएगा आप इनकी मेश्राम जी की। मेरा तो ऑलरेडी है। हाँ नहीं मतलब मेश्राम जी को आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, वो नोट कर लें, और आप लोग या बोल दीजिए तो वो नोट कर लें, और आप लोग एक दूसरे की मदद कर दीजिएगा। जिस तरह से आपने लाभ प्राप्त किया है वैसे ही उनको भी मिल जाए। हाँ बिल्कुल द्विवेदी साहब, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इस चीज में खड़ा हूँ उनके साथ में। थैंक यू सर। ठीक है ना, आप इस चीज के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लिए ना, आप इसे कर दीजिए प्लीज। मैं आपके साथ खड़ा हूँ चीज के लिए। वो लाइफ एंड लिबर्टी का मामला, सैलरी नहीं मिली इसलिए मैं ये बात कर रहा था सर कि आयोग मुझे क्या मदद करे। सर मुझे 2 मिनट सिर्फ चाहिए, मुश्किल से एक सिर्फ चीज पूछनी है राहुल सर से। जी पूछिए। नमस्ते राहुल सर। सर ये जो सीसीटीवी का आपने बताया जो सुप्रीम कोर्ट का कि 6 महीने का आ गया है, मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्डर है जिसमें दिल्ली पुलिस अभी भी बोल रही है कि 15 डेज से ज्यादा का नहीं होता। तो सर अगर उस ऑर्डर को यूज करके और इनके रिप्लाईज को यूज करके कहीं कंप्लेंट डालनी हो तो कहाँ डाल सकते हैं? नहीं, आपको अपने फुटेज निकलवाने हैं या फिर आपको मतलब इन्हें कुछ नई व्यवस्था चालू करवानी, क्या कहना है? सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे 15 डेज का मतलब ये लोग दिल्ली पुलिस लिख के देती है कि 15 डेज से ज्यादा हम कोई भी सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व नहीं रखते, और सुप्रीम कोर्ट का आप लोग जैसे बता रहे हो कि 6 महीने का उन्होंने बोल रखा है मिनिमम की प्रिजर्व रखना है। तो सर इसके लिए अगर कंप्लेन लगानी हो तो वो कहाँ लगेगी जिसपे एक्शन हो और ये लोग 6 महीने तक प्रिजर्व रखें? आप पुलिस थाने बोल रहा हूँ, आप जो पुलिस हेडक्वार्टर से वहीं लगाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर्स में लगाएंगे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें आप मांग सकते हैं कि इसमें आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है और उसकी पूरी फाइल और उसकी पूरी जानकारी मुझे शेयर की जाए। तो उन्होंने दिल्ली में जो भी कार्रवाई की होगी, दिल्ली में कहाँ कहाँ उन्होंने निर्देश दिए होंगे, वो सारे सर्कुलर और वो सारे ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे, उसका कंप्लायंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, वो सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब हमें लगता है कि लगभग 2:30 बज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और आप सभी लोग अपना अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस महामारी के दौर में, और घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने आज बहुत समय दिया, और हमारे गांधी सर हमारे बीच में थे, भास्कर प्रभु सर थे, वीरेश बेल्लूर सर थे, और हमारे अन्य जो भी साथी और ये जो भी आप सब उपस्थित हुए यहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर अगले संडे को एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।